नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों, तो अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका मैनेजमेंट, क्या कह सकते हैं हम लोग कॉमर्स में आपका जो मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले एक टॉपिक हम लोग इसका आपका प्लानिंग वाला जो फंक्शन है, या कह सकते हैं मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, वैसे तो आपके बहुत से फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में, बट आपके सिलेबस में ये कुल 5 फंक्शंस को दिया गया है और इसके बारे में अंदर नहीं बताया गया है कि इसके अंदर कितना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उन बिंदुओं को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लानिंग वाला जो चैप्टर था आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग जान लें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस होना है या किन बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान से समझना है, तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझना है। और फिर इसके बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हैं संगठन के कुछ सिद्धांत हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपका फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और साथ ही आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन आपके जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, इनको आपके क्या क्या तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं, या घटक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे आपके अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अवधारणाओं को समझें, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो संगठन है इसको 2 विचारधाराओं में समझा जाता है। और इससे पहले आप लोगों ने हमने जब आपको ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फॉर्म्स बताए थे, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हमने आपको सोल ट्रेड के बारे में पढ़ाया था, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया था, फिर आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके बारे में हम लोग समझे थे, साथ ही आपका HUF के बारे में, हिंदू यूनाइटेड फैमिली के बारे में समझे थे, फिर साथ ही सहकारी कमेटी जो आपकी होती है उनके बारे में हम लोग समझे थे। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आपके फॉर्म्स होते हैं, या कह सकते हैं एक संगठन के अलग अलग प्रारूप या स्वरूप हैं। तो दोस्तों, संगठन की जो अवधारणा है वो भी आपके 2 विचारधाराओं के अनुसार समझी जाती है। सबसे पहली विचारधारा जो होती है उसे एक एज एन एंटिटी के रूप में देखते हैं, या एक संगठन को एक संस्था के रूप में समझते हैं। और एक आपका है एज अ प्रोसेस, या कह सकते हैं वो मैनेजमेंट की एक प्रोसेस के रूप में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों विचारधाराओं को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एंटिटी के बारे में समझे, तो आपको पता होगा जब भी किसी एंटिटी या इकाई के बारे में कोई चीज़ को समझते हैं तो उसकी एक क्या होती है दोस्तों, एक स्वरूप होता है, या कह सकते हैं उसका एक, जैसे कि आपकी कंपनी होती है उसका एक क्या होता है, कृत्रिम स्वरूप होता है। उसी तरह अगर किसी भी इकाई की बात करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जब एंटिटी के बारे में समझते हैं तो इसे हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में समझते हैं, या कह सकते हैं लोगों का संगठित रूप से जब आपस में एक साथ लोग होकर किसी काम को करने के लिए एकत्र होते हैं, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझते हैं। तो वही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन आर अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव बीन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द परस्यूट ऑफ रिलेटिवली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ एक से अधिक व्यक्ति उस कार्य या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं, तो उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या कह सकते हैं संगठन, उसे हम लोग समझते हैं। तो ये तो दोस्तों एक एंटिटी के रूप में हम लोग देखते हैं। जब इसी को हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस के रूप में समझते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस के रूप में आ जाता है, या एक प्रक्रिया के रूप में आ जाता है। तो उस अर्थ में अगर हम लोग समझे तो ऑर्गेनाइजेशन टू आपका क्या है, एक डिटरमाइन आपका एक्टिविटीज़ है जो क्या करता है दोस्तों, आपका यहाँ पे जॉब एंड द अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ एमंग द पीपल। तो ये
आपका क्या है दोस्तों, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाना है, उन क्रियाओं का निर्धारण करना और उनको व्यक्तियों में वितरण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संगठन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जब प्रोसेस के बारे में एक एज ए प्रोसेस समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो भी आपके सामने कार्य हैं उनको विभाजित कर देना लोगों में, और उस कार्य के प्राप्ति या कह सकते हैं उस कार्य को जो रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक साथ बांट के उस निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग एज ए प्रोसेस के रूप में समझते हैं। तो ये तो आपका दोस्तों अवधारणा की बात थी, आपको आशा है ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझें, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स को भी दो विचारधाराओं में समझा गया है। एक आपका क्लासिकल प्रिंसिपल है और एक आपका मॉडर्न प्रिंसिपल्स है, या कह सकते हैं एक परंपरावादी सिद्धांत है और एक आपका आधुनिक सिद्धांत है। तो दो सिद्धांत आपके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के दो सिद्धांत हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एक बिंदु करके समझते हैं। अगर आप लोग ये आपका प्रिंसिपल जो आपका क्लासिकल प्रिंसिपल्स है या कह सकते हैं परंपरावादी सिद्धांत है संगठन के, वो आपके कुल मिला के आपके यहाँ पे 8 बिंदुओं के अनुसार हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो बिंदु है वो आपका है स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण। तो दोस्तों ये आपका विशिष्टीकरण क्या है, इसको अगर हम लोग समझें तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब आपका ये कह सकते हैं कि मानव की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे क्या था दोस्तों, शुरुआती तौर पे हम लोग कोई भी काम एक व्यक्ति करता था और धीरे धीरे जब उस चीज़ में प्रखर हो जाता था तो उसको ही उस कार्य के लिए क्या कर दिया जाता था, उसे ही निर्देशित कर दिया जाता था। तो वहाँ से क्या हुआ दोस्तों, वहाँ से ही क्या हुआ, श्रम विभाजन चीज़ें का क्या हुआ, शुरुआत हुई। ये श्रम विभाजन क्या है दोस्तों, वही चीज़ है जो आप लोगों ने कभी देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था दोस्तों, जिस व्यक्ति को जिस काम को करते करते जिसमें निपुणता आ जाती थी उसी को क्या कर दिया जाता था, उसको उसी में दक्ष मान लिया जाता था। तो ये दक्षता कैसे आई दोस्तों, ये श्रम विभाजन के कारण ही क्या हुआ, दक्षता प्राप्त हुई। तो यही चीज़ है, जब आपका श्रम विभाजन हो जाता है या कह सकते हैं कि जब कार्यों को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, तो उस लोगों में जो भी कार्य बांटा जाता है उसे करते करते उसमें क्या आ जाती है, दक्षता आ जाती है उस कार्य के प्रति। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विशिष्टीकरण बोलते हैं या आपका स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों संभवतः क्या होता है कि जब आपका संगठन आपके परंपरावादी विचारधारा के अनुसार अगर हम लोग समझे तो होता क्या था कि वहाँ पे केवल क्या किया जाता था, जो भी उद्देश्य आपके संगठन के होते थे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था, लोगों में उस कार्यों को बांट दिया जाता था और उसी कार्य को लोगों द्वारा हमेशा करवाया जाता था। तो उससे क्या होता था दोस्तों कि वो व्यक्ति उसी कार्य को बार बार करते करते उस आपके कार्य में क्या हो जाता था, दक्ष हो जाता था और उसी से आपका यहाँ पे विशिष्टीकरण की शुरुआत हुई। तो ये आपका एक ओल्ड कॉन्सेप्ट या आपका प्रिंसिपल जो है ये आपके क्लासिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत समझा जाता है। तो ये आपका विशिष्टीकरण क्या है, इसको आशा है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, डिपार्टमेंटेशन या कह सकते हैं यहाँ पर विभागीकरण। ये विभागीकरण क्या है दोस्तों, होता क्या है था दोस्तों, जब आपके सामने कोई उद्देश्य होता था तो उसके लिए आप अलग अलग विभागों में क्या करते थे दोस्तों, उसको बांट दिया जाता था। मतलब जैसे कि आप लोग कोई संस्था या कोई कंपनी होती है तो उसमें आपका एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक आपका अलग कोई भी डिपार्टमेंट आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता था, अलग अलग वर्क को बांट दिया जाता था। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते थे, कुछ अधिकारी होते थे, उनके अंदर कुछ वर्कर्स होते थे, उन वर्करों को वो काम सौंप दिया जाता था। तो यहाँ से देखिए डिपार्टमेंटेशन से ही आपका क्या हुआ, यहाँ पे विशिष्टीकरण का भी एक ये कह सकते हैं जन्म हुआ, या कह सकते हैं कि वर्करों द्वारा उसी काम को करते करते उसमें उनको विशिष्टता प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंटेशन था दोस्तों, वहाँ पे आपका क्या है कि अलग अलग विशिष्टीकरण के
प्राप्त या कह सकते हैं विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंटेशन में क्या किए, अलग अलग आपके लोगों को बांट दिए, अलग अलग विभागों में अलग अलग चीज़ों के थ्रू बांट दिए। तो यह आपका क्या है, परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। दोस्तों जो आज का जो ट्रेडिशन है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटेशन जैसी चीज़ों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं रखा तो गया है, पर इसमें कुछ सुधार कर दिया गया है। उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे है यूनिटी ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पे निर्देश की एकता। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपका तो डिपार्टमेंटेशन जैसे हमने बताया कि यहाँ पे आपके 4 डिपार्टमेंट बना दिए गए, बट इन डिपार्टमेंटों में क्या किया गया कि इनके अंतर्गत जो अधिकारी था उसके अंदर जो भी आपके क्या थे, वर्कर्स थे, वो उन्हीं से क्या करते थे दोस्तों, आपके निर्देश प्राप्त करते थे। यानी इस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो अपने लोगों को या अपने नीचे के वर्करों को एक ही व्यक्ति क्या करता था, निर्देशित करेगा। इस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो अधिकारी होगा वो अपने नीचे वर्करों को ही निर्देशित कर सकता है, ये कि नहीं कि वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको निर्देशित करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति क्या करता था दोस्तों, निर्देशित करता था, या कह सकते हैं एक ही व्यक्ति को क्या करता था, दिशा निर्देश प्रदान करता था। तो ये आपका यूनिटी ऑफ डिमांड क्या है दोस्तों, ये आपके परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, यहाँ पे दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, ये यूनिटी ऑफ डिमांड और यूनिटी ऑफ कमांड में अंतर है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि दोस्तों होता क्या है कि जब दोस्तों इसको अगर आप लोग समझिए तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ये क्या है कि दोस्तों जो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वर्कर्स हैं वो इसी क्या करेंगे, इसी विभाग के अंतर्गत शामिल होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सेल्स से संबंधित जो भी आपके काम होंगे वो इसी डिपार्टमेंट को सौंपे जाएंगे और इसी डिपार्टमेंट के वर्कर्स इस काम को आपके करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। बट आपका यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि इस अधिकारी को, इस वर्कर्स को इस अधिकारी द्वारा ही निर्देशित किया जाएगा। ये नहीं है कि आपके हर अधिकारी लोग इनको निर्देश या आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डिमांड का मतलब दोस्तों जो एक जैसे कार्य हैं उनको एक जैसे विभाग में ही रख देना, और आपका यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो एक व्यक्ति के नीचे आपका एक ही व्यक्ति क्या करे, आदेशित करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होइएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझे रहिएगा। तो यूनिटी ऑफ डिमांड का मतलब दोस्तों कि एक जैसे काम को एक जैसे लोगों में या एक जैसे विभाग में ही शामिल करना, और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति क्या करेगा, आदेश देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट कर लें, यहाँ पे देखें तो दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति या अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम के प्रति, तो उसको उस कार्य के करवाने के प्रति कुछ अधिकार भी आपको प्रदान करने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे आप कब को यहाँ पे आपको एएसओ की पोस्ट अगर आप दाखिल किए हैं या आप एएसओ की पोस्ट पे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, साथ ही आपको कुछ अधिकार भी मिलेगा कि आप उस अधिकारों को प्रयोग कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका पॉइंट है, आप लोग समझ रहे होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी अथॉरिटी एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही केवल दी जाती है, आपके पास अधिकार नहीं दिया जाता, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास केवल अधिकार ही दे दिया जाएगा, तो अगर आपके पास उस कार्य के प्रति करने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, कोई आपके पास उसको दायित्व नहीं है, तो आप उस काम को अधिकारों का गलत उपयोग करेंगे, ना कि आप उस अधिकारों का सदुपयोग करेंगे। तो इसीलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया है लाइन एंड स्टाफ। ये क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। लाइन और स्टाफ का मतलब दोस्तों होता है रेखीय एवं कर्मचारी संबंध। मतलब क्या है दोस्तों कि परंपरावादी विचारधारा क्या कहती थी दोस्तों कि यहाँ पे जो आपकी संस्था है उसमें आपके क्या होंगे, एक विभाग जैसे बटे हुए हैं, तो उस विभाग के अंतर्गत क्या है दोस्तों, आपके अलग अलग अधिकारी होंगे हर डिपार्टमेंट के। उस हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नीचे कुछ वर्कर्स काम करते हैं। तो इन वर्करों को दोस्तों क्या है कि इन वर्करों का आपस में क्या होगा दोस्तों, तालमेल बना रहेगा, और इनको यहाँ पे क्या होगा, ये एक रेखीय रूप से जुड़े होंगे।
और साथ ही आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपकी अलग डिपार्टमेंट होगा, तो यहाँ पे अधिकारी इन वर्करों से रेखीय रूप से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्करों को जो भी कभी कुछ भी सूचना देनी होती है तो वो आपका यहाँ से अपने अधिकारी को ही सूचना देते हैं। और जब कोई सेंट्रलाइज आपका क्या होता है आदेश निकलता है तो वो आपके पहले अधिकारियों के बीच में जाता है और फिर अधिकारियों से हो के आपके अलग अलग विभाग के अलग अलग कर्मचारियों के बीच में जाता है। तो ये आपका रेखीय और कर्मचारी संबंध कहलाता है दोस्तों। ये आपका उच्चस्थ से अधीनस्थ के साथ आपका क्या होता है, जुड़ाव होता है, या कह सकते हैं आपके जो ऊपर आपके अधिकारीगण होते हैं उनके नीचे से आपके मैनेजर और फिर मैनेजर से आपके नीचे जो वर्कर्स होते हैं इनके साथ ऐसा आपका जुड़ाव बना हुआ रहता है। तो ये आपका लाइन और स्टाफ एक बिंदु परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था। आज का जो संबंध है दोस्तों वो आपका क्या है, आपके यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे आपका रेखीय और जो स्टाफ ये आपके कर्मचारी संबंध है, इसके अलावा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे दिया है स्पैन ऑफ कंट्रोल, या कह सकते हैं नियंत्रण का विस्तार। अब दोस्तों ये क्या है इसको भी समझिए। इसी को हम लोग मैनेजमेंट का या प्रबंध का विस्तार भी बोलते हैं दोस्तों। होता क्या है कि दोस्तों कि एक जो उस्सस्त आपका जो मैनेजर है, जैसे कि यहाँ पे हमने बार बार वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन अधिकारियों को कुछ ही संख्या में वर्कर्स की जिम्मेदारी दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट है तो इस सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि इस अधिकारी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा वर्कर्स क्या कर दिया जाए, भीड़ बढ़ा दिया जाए। तो होता क्या है कि एक अधिकारी के अंदर कुछ ही क्या हो वर्कर्स काम करने चाहिए। इसी को कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का विस्तार। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी अधिकारी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, आपके वर्कर्स काम करने लगेंगे, तो जो अधिकारी होगा या जो प्रबंधक होगा वो सही रूप से सभी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नियंत्रण का विस्तार हो वो एक सीमित संख्या तक ही रहे। अगर एक अधिकारी के अंतर्गत नॉर्मली यहाँ पे 4 से 6 लोगों को एक सुटेबल संख्या बोली जाती है कि एक अधिकारी के अंतर्गत 4 से 6 वर्कर्स होने चाहिए जिसको वो कुशलता से नियंत्रित कर सकता है, कुशलता से उनसे कार्य करवा सकता है। तो इसी को आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लास्ट में आपका जो दिया है बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपके जितने भी अधिकारी हैं उनको कुछ उत्तरदायित्व और अधिकार जो दिए गए हैं वो उत्तर और दायित्व और अधिकार अपने उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए बैलेंस के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि किसी को इतना अधिकार भी नहीं दे दीजिए कि वो अपना उत्तरदायित्व जो है वो भूल जाए। जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि आज के जो सिस्टम है प्रशासनिक में देखिए, तो प्रशासनिक में अलग आपको दायित्व दिया जाता है, साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा दी जाती है। अगर किसी अधिकारी या किसी आपके कलेक्टर्स को क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया जाए तो वो अपने उत्तरदायित्वों से वंचित हो सकता है। और अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा दायित्व दे दिया जाए और अधिकार ना दिया जाए तो भी वो क्या करता है दोस्तों, उन दोनों में बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज़ कहा गया है कि अधिकारियों को दोनों चीज़ों पर बैलेंस बना के आपको यहाँ पे संगठन में रखना होता है। तो ये दोस्तों ये सारी जो बिंदुएं थी, आशा है आपको समझाने में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, ये कुल 8 बिंदु हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न प्रिंसिपल्स को बारे में समझे तो इसमें भी हम लोग 8 बिंदुओं को देखते हैं। इसको अगर हम लोग डिटेल में समझे दोस्तों इसमें आपका जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए दिया है ओपन सिस्टम व्यू। दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में खुला तंत्र रूप बोलते हैं, संगठन का खुला तंत्र। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल्स हैं, अमेजॉन्स हैं या IBM वगैरह कंपनियां हैं, तो ये दोस्तों क्या है एक ओपन सिस्टम व्यू को अपनाती हैं। मतलब कहने के तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि यहाँ के जितने भी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से खुले तंत्र में रहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप किसी अधिकारी के अंतर्गत किसी ऑर्डर्स में वे में आपको जिम्मेदारी दी जाती है। आपको एक क्या किया जाता है, टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को आपको फुलफिल करना होता है। स्वतंत्र रूप से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं
और आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए रखा जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि गूगल आप कंपनी जो देखते हैं उसमें आपको कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको 6 से 5 जॉब करनी है, उसमें ही आपको कार्य करना है। आपको एक टारगेटेड व्यू से आपको क्या किया जाता है, वर्क दिया जाता है और आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है कि आप कहीं से भी इस वर्क को करिए और आप अपने कार्य को उद्देश्य के अनुरूप लेके चलिए। तो ये दोस्तों ओपन सिस्टम व्यू मतलब यहाँ पे सिंपली यही है कि आपको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है और आपको एक टारगेट बेसिस वर्क के थ्रू आपको एक पथ पर आपको रखा जाता है। तो इसी को हम लोग ओपन सिस्टम व्यू के अंतर्गत समझते हैं। ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अभी हाल ही में क्या कह सकते हैं या कह सकते हैं इस दशक से इसको अपनाया जाने लगा गया है। फिर साथ ही आपका इंटीग्रेशन ऑफ सब सिस्टम है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों कि आपके उपतंत्रों में एकात्मकता लाने के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपका जो सब सिस्टम होता है या कह सकते हैं जो संगठन के स्तर पर विभिन्न सब सिस्टम होते हैं, उनमें आपका क्या होता है दोस्तों, अलग अलग रूपों में इसको बांट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आपका कोई एक संस्था है तो उसमें आपके क्या होंगे, एक सिस्टम है या कह सकते हैं एक मेन सिस्टम होता है। इन मेन सिस्टमों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपका टेक्निकल सिस्टम हो गया, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी होती है, उससे आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है। फिर आपका क्या होता है, सोशल टर्न या आप कह सकते हैं सोशल सब सिस्टम होते हैं, क्योंकि आज कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपका क्या होता है दोस्तों, सोशल रूप से भी जुड़ा हुआ रहता है। वो इंटरनल आपके जो इन्वायरमेंट होते हैं उनसे भी जुड़ा रहता है और साथ ही आपके एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उनसे भी आपका सोशल व्यू में जुड़ा होता है। फिर आपका एक होता है आपका मॉनेटरी या कह सकते हैं पावर सब सिस्टम बोला जाता है। इसके थ्रू आपका क्या होता है, ये एक सिस्टम का सब सिस्टम होता है और लास्ट में आपका एक मैनेजियल सब सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको सब सिस्टमों में डिवाइडेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आज क्या कर दिया गया है दोस्तों कि वो आपका जो विशिष्टीकरण था या कह सकते हैं पहले जो आपका परंपरावादी विचारधारा में विशिष्टीकरण था, उसको आज सब सिस्टमों में बांट दिया गया है और सभी सब सिस्टमों को अपना एक अलग अलग जो कह सकते हैं कि जिसमें जो चीज़ स्पेशलाइजेशन है उसी को उसके अंतर्गत सब सिस्टम में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो ये आपका एक नया आपका मॉडल कॉन्सेप्ट है, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ सब सिस्टम। दूसरा आपका है लेटरल रिलेशनशिप। दोस्तों ये क्या है, पार्श्व संबंध क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी शुरू में देखा लाइन और स्टाफ में दोस्तों, वहाँ पे क्या था दोस्तों कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अलग अलग वर्कर होते थे। तो यहाँ दोस्तों ये क्या था, लाइन क्या कहते थे, लाइन और स्टाफ इसको हम लोग बोलते थे। यानी यहाँ से ये इसके बीच में आया और इसके बीच में वर्करों में गया, फिर यहाँ से इसके बीच में आया और इसके बीच। तो यहाँ पे इन वर्करों का इन वर्करों से कोई संबंध नहीं था, इन वर्करों का इन आपके अधिकारी से कोई संबंध नहीं था। तो बट ये आपका जो लेटरल रिलेशनशिप होता है दोस्तों, वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में आपका लेटरल रूप से हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल दोनों रूप से यहाँ पे क्या होता है, संबंध बना होता है। मतलब यहाँ पे कि ऊपर से यानी उच्चस्थ से अधीनस्थ के बीच में भी आपका रिलेशन बना रहता है। साथ ही आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके बीच में भी रिलेशनशिप बना होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में भी रिलेशनशिप बना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व रिलेशनशिप या लेटरल रिलेशनशिप। पहले क्या था दोस्तों, जो हम लोग परंपरा सिद्धांत में देखे थे, वहाँ पे क्या था, लाइन और स्टाफ डिपार्टमेंट जैसा रहता था। मतलब यहाँ पे कि आपका ऊंचे यानी कि जो आपका सबसे ऊपर का आदमी या अधिकारी होता था वो अपने नीचे के अधिकारी को या अपने अधीनस्थों को क्या करता, अधिकार या आदेश देता था और उसी के थ्रू वो वापस वहाँ पे जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि अगर किसी वर्कर्स को अपने सामने वाले डिपार्टमेंट से कोई काम है तो वो आपके अधिकारी से बात ना करके सीधे वो क्या करेगा, दूसरे अधिकारी के कर्मचारियों से बात कर सकता है। इसी को हम लोग यहाँ पे पार्श्व सिद्धांत या पार्श्व संबंध सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिया है सिंपल फॉर्म एंड लीन स्टाफ। मतलब ये क्या है दोस्तों कि आधुनिक संगठन सिद्धांतों में दोस्तों ये एक सरल रूप को अपनाने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे
जो भी आप स्टाफगण हैं वो आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके जितने भी प्रबंधक हैं उनमें क्या हो कि ज़्यादा आप प्रबंधकों को ना रखिए, मतलब यहाँ पे क्या है कि कम से कम प्रबंधक रखिए और कम से कम उनके अंतर्गत कर्मचारियों को शामिल करके अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने की कोशिश करिए। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे आपके सामने गतिरोध होंगे या कह सकते हैं आपके बीच में संघर्ष हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सिंपल फॉर्म हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि कोशिश करिए कि 1 से 2 डिपार्टमेंट हो और उस 2 डिपार्टमेंट में आपके 1 से 2 अधिकारी हों और उस अधिकारियों के अंदर कम से कम लोग हों जो उस कार्य को करने के लिए सक्षम हों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कम लोग होंगे तो कम गतिरोध होगा और कम गतिरोध होगा तो जल्दी से आपके जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इसी को आपका यहाँ पे सिंपल फॉर्म और लीन स्टाफ आ गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि व्यक्तियों के द्वारा आपका क्या है, उत्पादकता संभव है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आधुनिक सिद्धांत है दोस्तों वो आपका क्या है, आपके जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उनको तो आपका महत्व देता ही है, साथ में यहाँ पे जो व्यक्तिगत हैं उनको ही क्या कहा गया है कि प्रोडक्टिविटी में जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अगर कोई संस्था लोगों को अगर ऐसा उनकी यानी कि माइंड में ऐसा चीज़ बैठा दिया जाए कि अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपका लाभ होगा, तो वहाँ पे जो व्यक्ति होंगे वो आपका क्या होंगे, ज़्यादा उत्पादकता के साथ काम करेंगे। सिंपली जैसे आप समझिए पहले क्या था कि लोगों को केवल क्या किया जाता था, एक मशीन के रूप में व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, या कह सकते हैं जब आपका औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहाँ पे व्यक्तियों से श्रमिकों से क्या किया जाता, शोषण किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा बाधित करके वर्क किया जाता था। बट आपके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कर दिया गया है कि अगर व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, संस्था से जोड़ दिया गया। मतलब यहाँ पे कि उनका जो भी संस्था को कंपनी को लाभ होगा उस लाभ में भागीदारी बना दिया गया है। तो जब संस्था के जो श्रमिक हैं उस लाभ में भागीदार हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनको लाभ से सीधे जोड़ा जा रहा है। अगर ज़्यादा लाभ होगा कंपनी को तो इनको भी क्या होगा, ज़्यादा कंपनी को या कंपनी से इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया है कि प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल यानी व्यक्तियों को उत्पादकता के रूप में जोड़ना जरूरी है, ना कि इनको केवल मशीन के रूप में शामिल करके व्यक्तियों से ज़्यादा काम कराना ही केवल लक्ष्य नहीं रखा जाता है। ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में समझा जाता है। फिर आपका पार्टिसिपेशन है। मतलब यहाँ पे वही चीज़ है दोस्तों कि भागीदारी बनाना, मतलब कि यहाँ पे उनको लाभ के साथ भागीदार बना देना कि अगर संस्था को फ़ायदा होगा तो संस्था को लाभ होगा और संस्था को लाभ होगा तो इनको भी उस लाभ में से भागीदारी पार्टिसिपेशन मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे है डिसेंट्रलाइजेशन विथ सेंट्रलाइज कंट्रोल। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक आपका सेंट्रलाइज आपका केंद्रीकृत आपका एक डिसीजन होगा, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो तो सेंट्रल से लिया जाएगा, बट उन काम को करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, अलग अलग सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि वहाँ पे विभेदीकरण या विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नियंत्रण होगा वो सेंट्रलाइज होगा, मतलब कि जो भी कंट्रोल होगा वो एक जगह से होगा, बट जो कार्य किए जाएंगे वो अलग अलग विकेंद्रीकरण रूप में किए जाएंगे। मतलब सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझिए दोस्तों कि अगर जैसे कि यहाँ पे आपकी कोई भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी गूगल ले सकते हैं या आप अमेजॉन ले सकते हैं या मान लीजिए फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है पर उसके क्या है, हर जगह हर जिलों में क्या है, ब्रांचेस हैं। उस ब्रांचेस को नियंत्रित कौन कर रहा है, एक ही कंपनी या एक ही जगह से सेंट्रलाइज किया जा रहा है, बट उनको वर्क करने के लिए क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है कि अलग अलग जहाँ पे वहाँ पे विकेंद्रीकरण करके उनको कार्यों को करने के लिए सौंपा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इससे क्या होता है कि संस्था का विस्तार होता है और संस्था को एक नीति के अंतर्गत या एक नियंत्रण के अंतर्गत रख के संस्था को आपके उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे आपका ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन विथ आपका यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल, ये आपका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। फिर आपका लास्ट में आपका बचा है एप्रोप्रिएट बैलेंस। मतलब यहाँ पे वही चीज़ है जैसे वहाँ पे आपका बैलेंस था तो यहाँ पे उचित संतुलन रखा गया है दोस्तों कि संगठन की जो संरचना का निर्माण है उसको निर्माण करते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो, केंद्रीकरण भी ना हो और उनमें जो भी विकेंद्रीकरण किया गया है उसमें उचित संतुलन के साथ
उनका विकेंद्रीकरण किया गया। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपका विकेंद्रीकरण हो जाने से भी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपकी क्या होती है, ये लोगों में या क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण से आपका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको एक बैलेंस या एप्रोप्रिएट बैलेंस के साथ, उचित संतुलन के साथ निभाना चाहिए। तो ये दोनों आपके मॉडर्न और क्लासिकल कुछ प्रिंसिपल्स थे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। ये थ्योरेटिकल पार्ट दोस्तों यहाँ पे लंबा वीडियो बन ही जाता है कोशिश करने के बावजूद। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 2 बिंदुओं को देख लिए हैं, संगठन की अवधारणा और संगठन के सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे। आशा है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी आज। अगर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।